हेलो दोस्तों, अब तक हमने फिजिक्स के हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स पढ़े, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट सप्लाइड, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने इन सब के रिलेशंस भी पढ़े। बट नाउ after understanding all those parameters of heat and thermodynamics of physics, we are now starting with the first thermodynamic parameter of chemical thermodynamics. Chemical thermodynamics में हमारा पहला thermodynamic parameter है enthalpy. Enthalpy, ENTHALPY, इसका सिंबल है H. Enthalpy जिसका सिंबल है H, ये हमारा नया थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई डू वी नीड अ न्यू थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। अब तक हमने इतने सारे पैरामीटर पढ़े, वेर दे इनसफिशिएंट। तो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज द रीजन व्हाई वी हैव दिस न्यू पैरामीटर। इन केमिस्ट्री वी वांट टू स्टडी केमिकल रिएक्शंस। हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन स्टडी करना चाह रहे हैं। जैसे हमने दो रिएक्टेंट लिए, वी नीड टू नो कि रिएक्टेंट्स मिलाने पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे। डू द रिएक्टेंट्स गो अहेड एंड मेक प्रोडक्ट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो हम केमिस्ट्री में जानना चाहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डू वी नीड टू सप्लाई हीट टू दिस रिएक्शन। क्या हमें इस रिएक्शन को होने के लिए हीट सप्लाई करना पड़ेगा? क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या इस रिएक्शन में से हीट निकलेगा, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो वी वांट टू नो वेदर द रिएक्शन विल ऑकर ऑटोमेटिकली और डू वी नीड टू सप्लाई हीट। तो ऐसे सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए केमिस्ट्स हैड ट्राइड, इवन फिजिसिस्ट हैड ट्राइड टू डेवलप न्यू एंड न्यू पैरामीटर्स, न्यू थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। इसीलिए उन्होंने खोजना चालू किया, डिस्कवरी चालू किया, ताकि हम लोग स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन देख पाए कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, हमें रिएक्शन से हीट मिलेगी या हमें रिएक्शन को हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चंस आंसर करने के लिए वी हैव फर्दर 3 पैरामीटर्स व्हिच वी आर स्टडीइंग नाउ। द फर्स्ट वन इज एंथैल्पी, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे एंट्रोपी, उसके बाद फाइनली हम लोग स्टडी करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। So in all we need 3 more parameters to answer our questions, whether a reaction will occur spontaneously, whether a reaction will be exothermic which will give out heat, or whether a reaction will be endothermic, we need to provide heat. To answer such questions, chemists and physicists, they develop new and new parameters, one of which is enthalpy, जिसका सिंबल है H। एंथैल्पी को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। व्हेनेवर वी वांट टू राइट द इक्वेशंस, अगर हम लोग एंथैल्पी का इक्वेशन यूज करेंगे तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिकम्स इजियर। ये भी एक रीजन है हम लोग ने ये नया पैरामीटर डेवलप किया या नया पैरामीटर हम लोग ने डिफाइन किया। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी? एंथैल्पी इज डिफाइंड एज सम ऑफ internal energy and pressure volume work. Enthalpy H is defined as sum of internal energy of the system and pressure volume work of the system. तो ये हमारा definition है enthalpy का। Enthalpy of a system is defined as internal energy of the system and pressure volume work. तो ये हमारा definition है। अब पहली बात तो हम लोग ऐसा क्यों डेफिनेशन कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मान लो एक जगह लिया मैंने, यहाँ पे कोई तो एक स्पेस था, सपोज दिस इज हॉलो स्पेस। यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ पे हॉलो स्पेस था इनिशियली। फिर हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे कुछ सेट ऑफ एटम्स लेके रख दिए। वी प्लेस सम एटम्स हियर, बाय सम मेथड वी प्लेस सम एटम्स हियर। कुछ सिस्टम ऑफ एटम्स हम लोग ने प्लेस किया या सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग ने यहाँ पे इस प्लेस में एस्टेब्लिश किया। तो इफ वी ब्रिंग दीज मॉलिक्यूल्स ओवर हियर, तो एट दैट टाइम दीज मॉलिक्यूल्स विल हैव सम एनर्जी। फॉर एग्जांपल, दे विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी,
डिफरेंट टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी होंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स यहां से वहां एक जगह से दूसरे जगह जा रहे होंगे, तो दे माइट हैव ट्रांसलेशनल एनर्जी इफ इट इज फॉर एग्जांपल गैस और लिक्विड। अगर सॉलिड होता है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होता है, क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर मोस्टली स्टेशनरी एट वन पॉइंट, वो सिर्फ अपने पोजीशंस के अबाउट वाइब्रेट करते हैं। बट फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हेंस they have translational kinetic energy. Other than that, the molecules will be vibrating, vibrate कर रहे होंगे, as they are going from one point to another, they will vibrate. तो vibrational kinetic energy भी होगा। फिर उसके अलावा this molecules will be rotating, गोल गोल घूमते हुए आगे जाएंगे। एक मॉलिक्यूल अगर आगे जा रहा है तो it will move like this, ऐसे गोल गोल घूमते हुए, तो गोल गोल घूमते हुए आगे जा रहा है, वाइब्रेट करते हुए आगे जा रहा है, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस पहले मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। सो सच काइंड ऑफ energies will be there, which will be potential energy and kinetic energy, which together combined we call as internal energy. उनके internal energy होगा गैस का। उसके अलावा we will have to do some work, हम लोग को कुछ वर्क करना पड़ेगा इन मॉलिक्यूल्स को या इन एटम्स को इस जगह पे लाने के लिए। तो that work is given by this term which is PV। PV हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। Work done in thermodynamic process is integration of PdV. Work done in thermodynamic process हम लोग ने क्या फॉर्मूला देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। तो दिस इज P डेल्टा V। तो वर्क डन में प्रेशर और वॉल्यूम आता है, एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो डायमेंशन है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसका जो डायमेंशन है दैट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, दैट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो ये हम लोग को एक तरह से एक एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ेगा, एक एनर्जी का टर्म आ गया यहाँ पे। टू एस्टैब्लिश दिस एटम्स एट दिस प्लेस वी नीड टू डू सम वर्क, वी नीड टू सप्लाई सम एनर्जी। द सम टोटल ऑफ द इंटरनल एनर्जी and the energy we provide to establish them at this place is together called as enthalpy of the system। हम लोग जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम होगा, दैट इज कलेक्टिवली डिफाइंड एज एंथैल्पी। अब ये जो हीट कंटेंट होगा ये किस पे होगा, तो दिस विल बी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यू विल बी वंडरिंग कि हम लोग ने हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम बोला, यहां तक तो ठीक है, बट ये कांस्टेंट प्रेशर कहां से आ गया, तो दैट वी विल प्रूव हियर। यहां पे हम लोग प्रूव करेंगे। व्हेन वी go ahead with the equation of enthalpy, we will see कि the enthalpy change equals the heat content of the system at constant pressure। ये जो P टर्म है हमारे पास सबस्क्रिप्ट में, that denotes constant pressure। तो enthalpy is what? It is the heat content of the system, and change in enthalpy equals the heat content of the system at constant pressure। ओके, तो हम लोग का H का डेफिनेशन हो गया U प्लस PV। एंड व्हाई डू वी नीड इट? so as to see whether a reaction is spontaneous, so as to see whether a reaction is exothermic or endothermic। तो ऐसा सब हम लोग डिसाइड करने के लिए साइंटिस्ट came up with this idea of this parameter which is called as enthalpy। So first let us remember this formula for enthalpy। Enthalpy is the total energy, तो हम लोग internal energy देंगे and the energy given to establish the system at this space, in this space। okay, so enthalpy equals U plus PV। P is the pressure of the system, V is the volume of the system, and U is the internal energy of the system। तो ये हमारा definition हो गया for enthalpy। now going forward, अगर हम लोग को कोई पूछे कि ये enthalpy का वैल्यू कितना है फॉर दिस सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हम लोग ने जो यहाँ पे सिस्टम ऑफ एटम्स या सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इनका एंथैल्पी कितना है, तो वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। एंथैल्पी कितना है इसका कोई आंसर नहीं मिलता। जैसे अगर तुम पूछोगे कि
कि एग्जाम्पल के लिए मेरा इंटेलिजेंस कितना है, मेरा नॉलेज कितना है, तो इसका कोई न्यूमेरिकल आंसर नहीं मिल सकता। यू कैन नॉट डिफाइन इंटेलिजेंस कि हाँ इंटेलिजेंस 1 लाख है, 10 लाख है, या 10 करोड़ है, या 1,000 है। वी कैन नॉट गिव अ नंबर, वी कैन नॉट असाइन अ नंबर टू द इंटेलिजेंस, वी कैन नॉट असाइन अ नंबर टू द नॉलेज, एंड सच क्वांटिटीज वी कैन नॉट मेजर। But what we can measure is change in enthalpy. Change in enthalpy, enthalpy ज्यादा है या कम है, कितना ज्यादा है कितना कम है, ये हम लोग फिर भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के लिए एक स्टूडेंट को कुछ मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में, दूसरे स्टूडेंट को उससे डबल मार्क्स आ रहे हैं, तो वी कैन से द अदर स्टूडेंट इज ट्वाइस एज इंटेलिजेंट, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। बट वी कैन नॉट give a absolute value for intelligence, we cannot give a absolute value for knowledge and such things। तो इसीलिए एंथैल्पी H इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। we cannot find the exact value of the enthalpy, but we can get the value of change in enthalpy। हीट कंटेंट कितना चेंज हुआ, हीट कंटेंट कितना चेंज हुआ, इसका हम लोग सिंबल यूज करते हैं डेल्टा H, दैट वी कैन फाइंड। तो उसका हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे अभी, व्हाट इज द चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी का एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते, बट वी कैन गिव द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी। इसका न्यूमेरिकल आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, व्हाट इज द चेंज इन एंथैल्पी। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी नहीं निकल सकता है, तो चेंज इन एंथैल्पी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, उसका हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, that is what we will see now। So first let us use this expression, enthalpy is internal energy plus pressure into volume। तो अगर एक कोई स्टेट है हमारे पास, सपोज ये जो गैस का स्टेट है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है या गैस के एटम्स है, उसका कुछ तो स्टेट है, उस स्टेट को मैंने बोल दिया स्टेट 1। स्टेट का मतलब क्या है, एट दैट सिस्टम, उस टाइम पे उस सिस्टम के पास कुछ तो प्रेशर का वैल्यू होगा P1। स्टेट 1 बोला है मैंने, तो यहां पे प्रेशर कितना होगा P1, वॉल्यूम कितना होगा V1, टेम्परेचर कितना होगा T1, उसका इंटरनल एनर्जी कितना होगा U1। तो दीज पैरामीटर्स, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के कुछ डिफाइंड वैल्यूज होंगे, जिनको हम लोग ने सिंबल्स यूज किया, U1, P1, V1, ऐसा हम लोग ने सिंबल्स यूज किया फॉर स्टेट 1। तो स्टेट 1 पे एंथैल्पी का वैल्यू कितना है, H इज U प्लस PV। तो स्टेट 1 पे एंथैल्पी वैल्यू होगा U1 प्लस P1 V1। एंथैल्पी एट स्टेट 1 इक्वल्स इंटरनल एनर्जी एट स्टेट 1 प्लस प्रेशर ऑफ स्टेट 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टेट 1 यूजिंग दिस अबाउट फॉर्मूला। सिमिलरली एक इसको हम लोग ने कुछ प्रोसेस किया, और उस प्रोसेस की वजह से इसके थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स चेंज हो गए। सपोज द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स न्यू वंस इन स्टेट 2 आर H2 फॉर एंथैल्पी ऑफ स्टेट 2, U2 फॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेट 2, P2 फॉर प्रेशर ऑफ स्टेट 2, एंड V2 फॉर वॉल्यूम ऑफ स्टेट 2। ओके, तो हम लोग अब क्या निकालना चाह रहे थे, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा H निकालना चाह रहे हैं कि नहीं। तो डेल्टा H का वैल्यू कितना होगा, स्टेट 1 इज द इनिशियल स्टेट, स्टेट 2 इज द फाइनल स्टेट। तो चेंज इन एंथैल्पी विल बी एंथैल्पी ऑफ स्टेट 2 माइनस एंथैल्पी ऑफ स्टेट 1, H2 माइनस H1। ओके, तो इसका हम लोग न्यूमेरिकल आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं। H2 माइनस H1 का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो H2 माइनस H1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो H2 का वैल्यू पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस H2 इज व्हाट, H2 माइनस H1 में H2 का क्या है, U2 प्लस P2 V2। ओके, माइनस H1, तो H1 का वैल्यू क्या होगा, U1 प्लस P1 V1। ओके, तो ये हम लोग ने यहां ऊपर के इक्वेशंस के वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, एंड विल एंड अप विद दिस इक्वेशन। ओके, अब ये U2 है और माइनस U1 है, U2 माइनस U1, U2 माइनस U1, इसको मैंने एक साथ लिख दिया। ओके, और फिर P2 V2 माइनस P1 V1, माइनस क्यों आ जाएगा, ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस। ओके, तो P2 V2 माइनस P1 V1, तो U2 माइनस U1 फर्स्ट टर्म प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 सेकंड टर्म। ओके, तो हम लोग के पास ये दो टर्म्स आ गए। ओके, फिर उसके बाद U2 माइनस U1 को हम लोग ने क्या बोल दिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
जैसे H2 माइनस H1 को हम लोग ने क्या बोला, चेंज इन एंथैल्पी, वैसे U2 माइनस U1 को क्या बोला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, प्लस ये टर्म मैंने एज इट इज लिखा P2 V2 माइनस P1 V1। अब हम लोग पहले ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, तो ये कैसे आएगा वो हम लोग देखते हैं। ये एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, वो ऊपर वाला एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, ऑल एक्सप्रेशंस आर इंपॉर्टेंट, बट लेट अस फर्स्ट डिराइव दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करते हैं, ये ज्यादातर हम लोग बुक्स में, हमारे टेक्स्ट बुक में भी रहेगा ये इक्वेशन, तो ये कैसे आएगा दैट इज व्हाट वी विल सी नाउ। तो लेट अस सी, पहले तो हम लोग ने U2 माइनस U1, U2 माइनस U1 को लिख दिया डेल्टा U विच इज द फर्स्ट टर्म, प्लस P2 V2 को मैंने क्या लिखा, PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता है, PV इज इक्वल टू nRT, तो इससे हम लोग का P2 V2 का वैल्यू क्या आएगा, N2RT, तो P2 V2 को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, P2 V2 आई विल सब्स्टिट्यूट एज N2RT, ओके, और फिर P1 V1 को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करेगा, P1 V1 को मैं सब्स्टिट्यूट करेगा N1RT, P1 V1 को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करेगा, N1RT, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग अ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये मैंने क्या लिया यहाँ पे, टेम्परेचर सेम लिया, टेम्परेचर सेम लिया, तो दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने अज्यूम किया, ओके। अब RT RT हम लोग क्या कर सकते हैं, RT RT विल कम आउट टू बी कॉमन, RT RT क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो RT RT कॉमन निकाल के मैंने यहां पे लिख दिया RT अलग से, और हम लोग के पास ब्रैकेट में बचेगा N2 माइनस N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स इन स्टेट 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स इन स्टेट 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स इन स्टेट 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स इन स्टेट 1। गैसियस क्यों हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन तो आइडियल गैस इक्वेशन है, दिस इज फॉर गैसेस, तो गैसेस के लिए है, इसीलिए मैंने क्या बोला, N2 is number of moles of gaseous products, N1 is number of moles of gaseous reactants, तो N2 minus N1 is change in number of gaseous जो भी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, तो डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा N is N2 minus N1, N2 minus N1 मतलब क्या, N2 is number of moles of gaseous products at state 2 minus N1 is number of moles of gaseous products at state 1, so delta Ng is change in number of gaseous products, okay, तो डेल्टा Ng हमारा ये सिंबल है, तो पहला फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव कर लिया। नोट कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे ये कौन से लेने हैं, गैसेस के लेने हैं, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT ये किसके लिए इक्वेशन है, दिस इज फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए हम लोग ने यहाँ पे ये इक्वेशन डिराइव किया। उसके अलावा अब हम लोग दूसरे दो तरह के फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखना चाह रहे हैं, तो दो तरह के इक्वेशन कौन सा देखना चाह रहे हैं, एक तो हम लोग एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखना चाह रहे हैं और एक एट कांस्टेंट प्रेशर देखना चाह रहे हैं, चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दो हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट लेट अस सी कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो V2 और V1 इक्वल हो जाएगा, तो V2 और V1 इक्वल हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V, इसको मैंने क्या बोल दिया V, ओके, तो V कॉमन निकाल लेंगे, V कॉमन निकाल के बचेगा P2 माइनस P1, ओके, V कॉमन जब निकालेंगे हम लोग, अगर हम लोग ने कांस्टेंट वॉल्यूम माना है तो V2 को लिखा V, V1 को भी लिखा V, तो V कॉमन निकाल लिया, V कॉमन निकालने के बाद बचेगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 इज चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर मतलब डेल्टा P, P2 माइनस P1 को हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन प्रेशर डेल्टा P, और ये V कॉमन निकल गया, V कॉमन निकल गया, तो दिस इज अवर एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम लोग दूसरा एक्सप्रेशन निकालते हैं, चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन मैंने वापस लिख दिया यहाँ पे, दिस वाज द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। अब हम लोग कौन सा केस ले रहे हैं, चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इस बार प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा मतलब P1 और P2 का वैल्यू इक्वल होगा, लेट अस से P के इक्वल होगा, ओके, तो P1 और P2 उसको मैंने क्या लिख दिया P,
तो P1 के बदले में क्या लिखेगा, P, और P2 के बदले में क्या लिखेगा, P। तो P1 और P2 के बदले मैंने P लिख दिया। अब P टर्म है वो मैंने कॉमन निकाल लिया, सो आई टेक P कॉमन बोथ दिस टर्म्स, ये दोनों टर्म से मैंने क्या निकाला, P कॉमन निकाला। अब P कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 इज चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम का सिंबल क्या है, डेल्टा V। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V टर्म आ गया। तो दिस इज हाउ वी विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस एक्सप्रेशन, एंड चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो ऐसे हम लोग का चेंज इन एंथैल्पी एक्सप्रेशन निकलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, वी वांटेड टू प्रूव कि एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर टर्म कहां से आया ये हम लोग देख रहे हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर टर्म कहां से आया, तो एट कांस्टेंट प्रेशर टर्म कहां से आएगा, तो लेट अस फर्स्ट टेक दिस कांस्टेंट प्रेशर वाला एक्सप्रेशन। ये कांस्टेंट प्रेशर में चेंज इन एंथैल्पी है, दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम लोग देखते हैं तो ये टर्म को अच्छे से देखो, किस टर्म को, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। कुछ याद आ रहा है ये देख के, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग ने फिजिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे थोड़ा सा मिटा के, सपोज आई रब दिस ऑफ and let you remind the first law of thermodynamics, delta q is equal to delta u plus delta w। delta w को लिख सकते हैं p delta v। तो ये जो टर्म है हमारे पास डेल्टा u प्लस p delta v, ये यहां पे भी आया हमारे पास, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा q। पर ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए मैंने सबस्क्रिप्ट जोड़ दिया p, आई एम कीपिंग अ सबस्क्रिप्ट p। तो यहां पे इसीलिए डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर P लिख दिया। तो चेंज इन एंथैल्पी इज डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वी कैन से चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स हीट सप्लाइड और हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो दिस इज हाउ वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन। तो इसीलिए हम लोग के पास ये एट कांस्टेंट प्रेशर वाला टर्म आएगा। फिर उसके बाद लेट अस थिंक अबाउट द यूज ऑफ दिस डेल्टा एच। ये हम लोग जो डेल्टा एच निकाल रहे हैं, हम लोग चेंज इन एंथैल्पी जो निकाल रहे हैं, इसका यूज क्या है, व्हाई डू वी यूज दिस। ओके, तो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दिस चेंज इन एंथैल्पी टर्म इज टू डिटरमाइन वेदर अ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव है तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव है तो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये ऐसा क्यों होगा वो भी हम लोग थोड़ा सोचते हैं, व्हाई डू वी हैव सच अ थिंग। चेंज इन एंथैल्पी मैंने क्या बोला, अगर नेगेटिव है तो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एंड अगर चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ओके, तो ऐसा क्यों होगा ये हम लोग थोड़ा देखते हैं। ओके, तो सपोज वी हैव अ रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स क्या बन रहा है, रिएक्टेंट्स से क्या बन रहा है हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स एंड विल कंबाइन एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब चेंज इन एंथैल्पी, ओके, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा एच। ओके, चेंज इन एंथैल्पी मतलब क्या, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो एक रिएक्शन हम लोग ने ऐसा लिया, रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट। तो हम लोग चेंज इन एंथैल्पी इस रिएक्शन का क्या बोलेंगे, डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन। ये हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन एंथैल्पी विल बी फाइनल एंथैल्पी, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, माइनस इनिशियल एंथैल्पी, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो चेंज इन एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, तो ये हमारा डेल्टा एच टर्म है। अब ये डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा या तो हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, अगर मान लो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स कम है, तो हमारा डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा,
पॉजिटिव। और अगर मान लो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, तो हमारा एंथैल्पी चेंज कितना आएगा? नेगेटिव। ओके, तो हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये हम लोग को अभी डिसाइड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कोई भी रिएक्शन होता क्यों है? व्हाई डज अ रिएक्शन ऑकर? द रिएक्शन ऑकर्स सो दैट द रिएक्टेंट्स लोअर देयर एनर्जी। जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसका एनर्जी नॉर्मली कम होता है। नॉर्मली रिएक्शंस ऑकर टू लोअर देयर एनर्जी। रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे ताकि प्रोडक्ट बने जिनका एनर्जी कम हो, तो एनर्जी कम होना चाहिए नॉर्मली। तो एनर्जी नॉर्मली अगर कम होना चाहिए तो प्रोडक्ट का एनर्जी नॉर्मली कैसा होना चाहिए? कम। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? कम। तो एचपी का वैल्यू कैसा होना चाहिए? कम। तो एचपी का वैल्यू यहां पे अगर कम है, जैसा नॉर्मली होना चाहिए, नॉर्मली द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी लेस, द हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी लेस, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते ही इसीलिए है ताकि उनका एनर्जी कम हो जाए। अगर एनर्जी कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, एनर्जी कम है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो नॉर्मली हमारा जो रिएक्शन होगा उसका हीट कंटेंट प्रोडक्ट का कैसा होगा? कम। तो हीट कंटेंट प्रोडक्ट का कम है तो डेल्टा एच का वैल्यू आएगा नेगेटिव और ये रिएक्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक। क्योंकि प्रोडक्ट का हीट कंटेंट कम है तो एनर्जी कंजर्वेशन से, एनर्जी इज कंजर्व, जितना पहले एनर्जी था उतना ही बाद में एनर्जी होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट का एनर्जी कम है तो यहां पे सम पार्ट विल बी डिलीवर्ड एज हीट, सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड एज हीट, इसीलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। अगर प्रोडक्ट का एनर्जी कम है तो कुछ ना कुछ एनर्जी विल बी लिबरेटेड एज हीट and this reaction will be classified as exothermic reaction। अब अगर हीट रिलीज हो रहा है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है मतलब रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है तो ये हमारा एक्सप्रेशन है जिसमें रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, तो ये रिएक्शन का डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव है। हेंस डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जैक्टली उल्टा हम लोग लॉजिक दे सकते हैं, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा तो उस केस में रिएक्टेंट्स का एनर्जी कैसा होगा? कम। प्रोडक्ट का एनर्जी कैसा होगा? ज्यादा। रिएक्टेंट का एनर्जी कम होगा, प्रोडक्ट का एनर्जी कैसा होगा? ज्यादा। तो हम लोग को एनर्जी यहां पे सप्लाई करना पड़ेगा, हम लोग को एनर्जी यहां पे सप्लाई करना पड़ेगा। अगर रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का ज्यादा है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। लेकिन व्हाट इज द थिंग विच वी नीड टू डू फॉर एनर्जी कंजर्वेशन? वी नीड टू सप्लाई एनर्जी टू द रिएक्टेंट्स, तो यहां पे हमें हीट देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक, जिसमें रिएक्टेंट का एनर्जी कम होता है और प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होता है, तो वैसे रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को हीट देना पड़ता है, वैसे रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो इसीलिए वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। हेंस वी कैन से कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव है। नाउ अ क्वेश्चन विच विल बी देयर इन योर माइंड कि ये तो हमें समझता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? फॉर स्टेबिलिटी बन रहे हैं, स्टेबल होने के लिए उनका एनर्जी कम हो जाता है, तो नॉर्मली हर रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि देयर आर सम रिएक्शंस व्हिच ऑकर एंडोथर्मिक, जिनमें प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होता है, रिएक्टेंट का एनर्जी कम होता है। तो व्हाई डज सच अ थिंग हैपन इन नेचर? तो दैट इज व्हाट वी विल सी फर्दर। इसीलिए हम लोग और पैरामीटर्स थर्मोडायनेमिक्स में देखना चाह रहे हैं, सच एज एंट्रोपी, देन गिब्स फ्री एनर्जी। Those will explain कि why do endothermic reactions occur in nature. Normally we expect कि हमेशा हर reaction exothermic होना चाहिए based on this principle of stability. Stability के लिए क्या होना चाहिए? For stability the energy of product should be less, the energy of reactant should be larger. तो इसीलिए नॉर्मली हम लोग का हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए ताकि रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा हो, प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो, ताकि प्रोडक्ट स्टेबल हो। लेकिन फिर भी हम लोग नेचर में बहुत सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस देखते हैं, तो उस केस में जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ने
वाटर सॉल्यूशन लिया, वाटर लिया, उसमें अगर मैंने नमक डाल दिया तो व्हाट वी फाइंड इज वहां पे हम लोग को हीट देना पड़ता है, वी हैव टू सप्लाई हीट, तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी नेचर में पाए जाते हैं, जैसे पानी में हम लोग नमक डाल देंगे तो वाटर विल salt will dissolve in water and it is an endothermic reaction. So why do endothermic reactions occur at all? So for that we will need further parameters like entropy, Gibbs free energy, so that we will see in later part of chemical thermodynamics, but for now we have to understand this enthalpy H is U plus PV and we cannot measure the value of enthalpy, एब्सोल्यूट वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग चेंज इन एंथैल्पी का बात करते हैं। चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा Ng RT एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू at constant pressure. Hence we define the enthalpy as heat content at constant pressure, and for constant volume cases delta H is delta U plus V delta P, and the value of delta H, if it is positive it is endothermic reaction, the value of delta H if it is negative then it is exothermic reaction. First, now we will continue our discussion of enthalpy. After this, in our next section we will see enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, enthalpy of sublimation, enthalpy of mixing, enthalpy of atomization, enthalpy of neutralization, enthalpy of बहुत सारे देखने हम लोग को, फिर हाइड्रोजनेशन, enthalpy of hydration, तो ऐसे बहुत तरह के enthalpy हम लोग स्टडी करेंगे। After completing the section of enthalpy, we will study with our next set of thermodynamic parameters which are entropy and Gibbs free energy.